हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिव मिश्रा एंड वेलकम्स यू ऑल ऑन दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का साइंस का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ऊष्मा, प्रकाश तथा ध्वनि। फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में केवल ऊष्मा और ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि प्रकाश का पोर्शन बहुत बड़ा है, इसलिए उसको हम अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊष्मा, उसके बाद ध्वनि। तो फ्रेंड्स, ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा फ्रेंड्स एक प्रकार की ऊर्जा ही है जिससे यह पता चलता है हमको कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। जैसे अब पूरे ब्रह्मांड को ऊष्मा कहाँ से मिलती है? सूर्य। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और वही सूर्य की ऊर्जा से पृथ्वी ऊष्मा प्राप्त करती है। तो अब चूंकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, अतः इसका मात्रक क्या होगा? जूल होगा। जूल जो कि ऊर्जा का भी मात्रक है और व्यवहारिक रूप में इसको कैलोरी में नापते हैं। अब एक डाटा इसमें फ्रेंड्स कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ठीक, इसको याद रखेंगे। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। अब देखेंगे स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। अब एकांक द्रव्यमान का मतलब कि या तो 1 ग्राम का तापमान या तो 1 किलोग्राम का तापमान, यही होता है इसका मतलब। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स कि जिस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी जिसकी, वो क्या होगा? वह गर्म भी देर से होंगे और ठंडे भी देर से होंगे। गर्म भी देर से होंगे, ठंडे भी देर से। और जिस जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है वो क्या होगा? बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जैसे जैसे घर की छत होती हैं तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाती हैं। लेकिन जो पानी होता है वह बहुत जल्दी गर्म नहीं होता और बहुत जल्दी ठंडा भी नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 4.2 × 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसको याद रखना है, जल की विशिष्ट ऊष्मा आपको याद रखना है। ठीक, अब हम अगला आ जाएंगे कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कैलोरी मीटर ऊष्मा मापने का एक यंत्र होता है। ठीक है, ऊष्मा मापने का एक यंत्र होता है। यह तांबे का बना होता है क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम होती है, जिससे तुरंत गर्म या ठंडा हो जाता है। ठीक, इससे तुरंत गर्म या तुरंत ठंडा हो जाता है और ऊष्मा के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। तुरंत थोड़ा सा भी अगर गर्मी अगर उसमें रहेगी तो तुरंत ही नाप लेगा। ठीक है, तो ये ऊष्मा मापने का कौन सा यंत्र होता है? कैलोरी मीटर या कैलोरी मापी। अब एक इम्पॉर्टेंट इसमें आ गया इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कैलोरी मापन का सिद्धांत। कैलोरी मापन का सिद्धांत किसे कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, जब दो भिन्न भिन्न ताप पर दो वस्तुएं रहती हैं, ठीक है, और उन दोनों को जब एक साथ लाया जाता है, ठीक, तो जो ऊष्मा होती है वह जो ज़्यादा गर्म पदार्थ रहता है उससे कम गर्म वाले पदार्थ की तरफ आने लगती है। ठीक, और तब तक आती है जब तक कि दोनों का तापमान एक समान ना हो जाए। जैसे एक गर्म राड है लोहे की, ठीक है, उसको ठंडे पानी में डालते हैं। ठीक, तो धीरे धीरे इस राड की गर्मी जो है पानी में आने लगती है, पानी गर्म होने लगता है और राड धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। यह क्रिया तब तक होती है जब तक राड और पानी दोनों का तापमान एक बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, तो राड गर्म है, गर्म गर्म पदार्थ से ऊष्मा किस तरफ जा रही है? ठंडे पदार्थ पानी की तरफ जा रही है। तो यही कैलोरी मापन का सिद्धांत है कि जब भिन्न भिन्न ताप पर दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती हैं तो ऊष्मा अधिक ताप वाली वस्तु से, अधिक ताप वाली मतलब जो ज़्यादा गर्म रहती है उस तरफ से कम ताप वाली वस्तु की ओर जाती है, जब तक कि दोनों का ताप समान ना हो जाए। ठीक है, अर्थात गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, गुप्त ऊष्मा अगर किसी भी पदार्थ का बिना ताप बदले अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो ऊष्मा आवश्यक होती है, ठीक है, बिना ताप बदले पहली कंडीशन, अवस्था परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब अवस्था परिवर्तन का मतलब कहते हैं क्या होता है? देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठीक है, अब ठोस से द्रव में बदलना अवस्था परिवर्तन कहलाता है, या द्रव से गैस में बदलना अवस्था परिवर्तन कहलाता है, या गैस से ठोस में बदलना। ठीक है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना क्या कहलाता है? अवस्था परिवर्तन। तो अगर बिना तापमान बदले, ठीक है, बिना तापमान बदले अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है, तो ऊष्मा की उस मात्रा को क्या कहेंगे? गुप्त ऊष्मा। इसमें ताप नहीं बदलना है, अवस्था परिवर्तन हो जाए तब। अब देखिए ऊष्मा संचरण की कितनी विधियाँ हैं? तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ हैं।
चालन, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। अब फ्रेंड्स हम लोग आ जाते हैं ध्वनि, साउंड। साउंड क्या है? देखिए, ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। देखिए, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा थी, जिससे हम लोग क्या पता करते थे कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंड है। और ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि कंपन से उत्पन्न होती है, ठीक है। और इसी ध्वनि ऊर्जा के कारण हम लोग जो है, जो हम लोग में जो श्रवण शक्ति होती है, इसी ध्वनि ऊर्जा के कारण होती है, ठीक है। प्राणियों में सुनने की क्षमता उत्पन्न होती है इसी ऊर्जा की वजह से, ठीक। अब देखिए, जो क्वेश्चन पूछता है, इसमें बार बार क्वेश्चन पूछता है कि आवृत्ति किसे कहते हैं, आवर्तकाल किसे कहते हैं, आयाम किसे कहते हैं और तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा, हर साल पूछा है। तो चलिए, इस महत्वपूर्ण जो परिभाषा है इसमें इसको पे एक नज़र डाल देते हैं कि आवृत्ति किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। देखिए, कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितने कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई सितार है, ठीक है, या गिटार है। गिटार के तार को जब एक बार हिलाते हैं, ठीक है, तो उसमें से धुन निकलती है, तो क्या होता है, वो कंपन करता है तार, ठीक। तो 1 सेकंड में वो तार जितना कंपन करेगा, उस तार की क्या कहलाएगी, आवृत्ति। उस ध्वनि की क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। तो इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितने कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक। आवृत्ति आवृत्ति आवर्तकाल 1/T, n बराबर 1/T, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल, ठीक है। अब आवर्तकाल किसे कहते हैं? आवर्तकाल देखिए, आवृत्ति का उल्टा होता है, ठीक है। आवृत्ति का उल्टा होता है, देखिए यहाँ 1/, आया। आवर्तकाल क्या होता है, किसी वस्तु को, ठीक है, एक कंपन करने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं, कंपन करने वाली वस्तु एक कंपन में जितना समय लेती है उसे कंपन का आवर्तकाल कहलाती है। अब देखिए दोस्त, आवृत्ति में क्या था, आवृत्ति में था कि 1 सेकंड में, आवृत्ति में था कि 1 सेकंड में कितने कंपन करती है, ठीक है। 1 सेकंड में जितने कंपन करेगी उसकी आवृत्ति कहलाएगी। और आवर्तकाल में क्या है कि एक कंपन करने में जितना समय लगेगा, ठीक है, उसमें क्या था, 1 सेकंड में जितना कंपन करेगी उसको आवृत्ति कहेंगे। और यहाँ क्या है कि एक कंपन करने में जितना समय लगेगा उसको क्या कहेंगे, आवर्तकाल, आवर्तकाल, ठीक है। देखिए, n बराबर होता है, n आवृत्ति बराबर 1/T और t बराबर होता है 1/n, दोनों एक दूसरे को उल्टा होते हैं, ठीक है। n बराबर 1/T और t बराबर 1/n। अब देखेंगे आयाम किसे कहते हैं। देखिए, कंपन करने वाली वस्तु, जैसे कंपन करने वाली वस्तु का अपने मध्यमान स्थिति के एक तरफ अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई वो जो घड़ी रहती है जिसमें 12 बजने पे 12 बार वो इधर उधर जाता है, टन टन की आवाज़ आती है, ठीक है, वो वाली घड़ी है, ठीक। पहले वो बीच में है, ठीक। अब मान लीजिए 2 बजा, तो 2 बजा, अब ये इधर गया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से लौटने लगा, ठीक है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस हुआ, ठीक है, एक बार इधर गया फिर इधर आया, ठीक। तो एक तरफ जितना दूर जाएगा ये दूरी क्या कहलाएगी, आयाम कहलाएगी, ठीक है। वही बात है, देखिए, इससे इस दूरी से एक तरफ जितना दूर जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा, अधिकतम। तो क्या कहें, कंपन करने वाली वस्तु का एक अपने मध्यमान स्थिति से एक तरफ अधिकतम विस्थापन क्या कहलाएगा, आयाम। मध्यमान स्थिति वह स्थिति कहलाती है जब वो रुका हुआ है, ठीक है, रुके हुई स्थिति उसकी क्या है, मध्यमान स्थिति। एक तरफ अधिकतम जितना जाएगा वो क्या कहलाएगा, उसका आयाम कहलाएगा, ठीक। तरंग दैर्ध्य, अब देखेंगे तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, तरंग करती हुई किसी वस्तु में, ठीक है, समान कला में जब दो कण, जो समान कला में जब दो कण एक दोलन करते हैं तो उनके बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। जैसे देखिए, कोई तरंग है, ठीक, कोई तरंग है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है कोई तरंग। अब देखिए, समान कला का मतलब यहाँ जब है और यहाँ कण है तो ये दोनों समान कला में हुए, ठीक। और यहाँ जब है, यहाँ जब है, तो ये दोनों समान कला में है, ठीक। तो जब समान कला में मतलब दो श्रृंग या दो गर्त, इसको बोलते हैं श्रृंग, इसको बोलते हैं गर्त। तो दो श्रृंग या दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे फिगर भी बना है, ये फिगर बना है, इसमें दो श्रृंग, दो समान कलाओं और ये समान है, इन दोनों के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्ध्य कहेंगे, इन दोनों के बीच की भी दूरी को तरंग दैर्ध्य कहेंगे। तो इसकी परिभाषा देखिए, तरंग गति में समान कला में, समान कला मतलब एक समान जगह पे जब पहुँचे,
दोलन करने वाले क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लैम्डा से बनता है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा है कि तरंग वेग v, आवृत्ति n तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा में क्या संबंध है, तो ये दोनों रट लीजिएगा, एकदम 100% रट के याद रखिएगा। b बराबर होता है n लैम्डा, v बराबर n लैम्डा। और अगर पूछा आवर्तकाल, तरंग वेग तथा तरंगदैर्घ्य में संबंध, तो क्या होगा, b बराबर लैम्डा बाई टी, चूँकि n बराबर होता है 1/t, तो यहाँ विज्ञान की जगह पे यहाँ 1/t रख दिया गया। ठीक है, आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, सीधे रट लीजिएगा कि आवर्तकाल और तरंग वेग और तरंगदैर्घ्य में संबंध है, b बराबर लैम्डा बाई टी। अगर यहाँ आवृत्ति की जगह पे आवर्तकाल पूछ लिया तो यहाँ t रहेगा, और अगर n पूछा तो n वाला रहेगा। ठीक है, अगर n आवृत्ति वाला पूछा तो n वाला लिखना है, अगर आवर्तकाल वाला पूछा तो t वाला लिखना है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया टॉपिक इसका, इससे 100% ये क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति। देखिए ध्वनि तरंगे 3 तरह की होती हैं, अपश्रव्य ध्वनि तरंगे, श्रव्य ध्वनि तरंगे और पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। ठीक है, ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको क्या बोलते हैं, अपश्रव्य ध्वनि तरंगे। ये तरंगे मनुष्य के कान द्वारा सुनाई नहीं देती। ठीक है, अपश्रव्य ध्वनि तरंगे। अब देखिए श्रव्य ध्वनि तरंगे, इनकी आवृत्ति क्या होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, और इस आवृत्ति की ध्वनियाँ मनुष्य के श्रवण के लिए क्या होती है, सुग्राह्य होती है, मतलब यही हम लोग यही ध्वनियाँ सुनते हैं। अब उसके बाद आ गया पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कितना होते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, इनको मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता, इसको मनुष्य नहीं सुन सकते। ठीक है, इसका उपयोग मेडिकल तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है, और यही आवाज़ें क्या करती है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। ठीक, तो देखिए अपश्रव्य होता है, श्रव्य होता है, और क्या होता है, पराश्रव्य होता है। ठीक है, ये कितना होता है 20, ये कितना होता है 20 से 20,000, और ये कितना होता है 20,000 से अधिक से अधिक। ठीक, अब देखिए प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। प्रतिध्वनि, जब ध्वनि की तरंगे, ठीक है, किसी सतह से टकराती हैं तो टकरा कर वापस आ जाती है। जैसे देखिए हम किसी पहाड़ पे मूवी में देखते हैं, या फिर अपने कमरे में ही अगर जब हम चिल्लाते हैं, कमरा खाली रहता है, तो क्या होता है, उसका आवाज़ सुनाई देता है, गूंज सुनाई देता है। ठीक है, तो जब हम की ध्वनि सतह, जब किसी ध्वनि तरंगे किसी सतह से टकरा कर वापस आती हैं, ठीक, तो जो मूल ध्वनि रहती है उसके कुछ देर बाद एक और ध्वनि सुनाई देती है, इसी ध्वनि को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक, अब इसमें याद क्या करना, याद करना है आपको, ये जो डाटा है ये पूछा 2-3 बार पूछ चुका है कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक तथा परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 16.6 मीटर होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद ध्वनि, देखिए ध्वनि किसी भी माध्यम में संचरित हो सकती है परंतु निर्वात में नहीं संचरित हो सकती। ठीक है, निर्वात में नहीं चल सकती, ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में होता है, सबसे ज़्यादा ठोस में ध्वनि का होता है, फिर क्या होता है द्रव में, और अंत में सबसे कम कितने में होता है, गैस में। अब देखिए क्वेश्चन पूछा कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में रहेगी, इस्पात, ठीक है, जल, वायु, निर्वात, 4 ऑप्शन दे दिया। इस्पात, या तो फिर इसको लोहा भी हो सकता है, यहाँ लोहा भी हो सकता है या इस्पात, तो किसमें ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, तो लोहे, इसका उत्तर से होगा लोहा। सब लोग सोचेंगे कि यार लोहे में कैसे ज़्यादा तेज रहेगा, लेकिन ध्वनि किस में ज़्यादा तेज चलेगी, लोहे में, जबकि प्रकाश किस में ज़्यादा तेज चलेगा, निर्वात में। ठीक है, और ये ध्वनि निर्वात में चल ही नहीं पाती, तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आ गया, तरंगों के प्रकार। तो तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन सी तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव होती हैं और लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती हैं। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं, आपको ये परिभाषा में इतना तो याद रखना है दोनों में, कि जब तरंग के गति की दिशा और माध्यम के कणों के दोलन की दिशा, ये दोनों में याद रखना इतना, कि जब तरंग के गति की दिशा तथा माध्यम के कणों के दोलन की दिशा, ठीक है, अब एक दूसरे के लंबवत अगर हुई, एक दूसरे के लंबवत होती है तो अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं, और एक दूसरे के समांतर होती है तब क्या कहलाती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, इन तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अनुप्रस्थ तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी चलती हैं। ठीक है, ये श्रृंग व गर्त बनाती हैं,
ये श्रृंग व गर्त बनाती हैं। देखिए श्रृंग या गर्त बनाती हैं। और इसमें क्या होगा, अनुदैर्घ्य तरंगे इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए अभी ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन वो निर्वात में नहीं चल पा रहा था। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, ये संपीड़न व विरलन बनाते हैं। ठीक है, जैसे स्प्रिंग की तरह संपीड़न व विरलन बनाते हैं। और ये क्या बनाती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग गर्त बनाती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न विरलन बनाती हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल, जैसे पानी में आप कंकड़ मारेंगे तो जो सतहें ऐसे ऐसे बनता है ना, तो क्या होता है, वो है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, आप रस्सी को एक छोर से बांध दीजिए, आप रस्सी को एक छोर से बांध दीजिए और इधर पकड़ के हाथ से इसको घुमाइए तो ये ऐसे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे होंगी, सॉरी। और प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। उसी तरह अब अनुदैर्घ्य का देख लेंगे, अगर किसी स्प्रिंग से, ठीक है, स्प्रिंग को दबा के छोड़ दिया जाए तो क्या होगी, एक बार ये पास आएगी फिर दूर जाएगी। ठीक है, जब पास आने की क्रिया होती है तो उसको कहते हैं संपीड़न। ठीक है, और जब दूर जाने की क्रिया होती है उसको कहते हैं विरलन। तो इसमें क्या होता है, संपीड़न विरलन बनता है, इसमें क्या होता है, विरलन संपीड़न बनता है, और इसमें क्या होता है, श्रृंग गर्त बनता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ध्वनि। याद रखिएगा, ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, अब देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जैसे विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है, तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का क्या मात्रक है, एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का क्या मात्रक है, तो एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक है जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। आगे देखिए, तबले में ध्वनि से उत्पन्न होती है। ठीक है, तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है कैसे, रगड़ने से, फूंक मारने से, खींचने से, आघात से, तो एकदम आसान है, आघात करने से होती है। ठीक, वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर आ गया, प्रति सेकंड किए गए, एक सेकंड में जितना कंपन होगा, एक सेकंड में जितना कंपन होगा, कंपन, उसको क्या कहेंगे, आवृत्ति, आवृत्ति। और एक कंपन में जितना समय लेगा उसको क्या कहेंगे, आवर्तकाल। तो ये क्या होगा, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या पूछेगा तो आवृत्ति, और पूछेगा समय पूछेगा तो क्या होगा, आवर्तकाल। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, अब देखिए आ गया क्वेश्चन, तो सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में होती है, सबसे ज्यादा किस में होती है, ठोस में होती है। अब देखिए आवर्तकाल तथा यन में संबंध होता है, टी तथा यन में संबंध क्या होता है, टी तथा यन में संबंध होता है, यन बराबर होता है 1/t, 1/t, या फिर अगर यहाँ पे एक गुणा हो जाएगा तो होगा एन टी बराबर 1, एन टी बराबर 1, तो क्या उत्तर सही हो जाएगा इसका, एन टी बराबर 1। ठीक है, हर्ट्ज किसका मात्रक है, हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का। तरंग की चाल, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है, अब देखिए अभी बताया तरंग की चाल क्या है, वी बराबर यन, आवृत्ति वाला पूछा यन, और बी बराबर यन लैम्डा। ठीक है, बी बराबर यन लैम्डा, तो चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, ये उत्तर आपका सही है, ये उत्तर। अब देखिए वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं, तो वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ठीक, ध्वनि तरंगे, प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ, और ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य। ठीक, अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के कण दोलन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगों के अभी बताएं कि अनुप्रस्थ के क्या होते हैं, लंबवत, अनुप्रस्थ में क्या होते हैं, लंबवत, लंबवत कंपन करते हैं, अनुदैर्घ्य में क्या कर रहते हैं, समांतर कंपन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तरंग गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक, अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जाती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे किसमें उत्पन्न की जाती हैं, केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल गैस में। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस तथा तीनों में, तो ये क्या होता है, तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं। अब देखिए अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न की जाती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे किसमें, ये भी तीनों में उत्पन्न की जाएंगी। ठीक है, तीनों में उत्पन्न की जाएंगी अनुदैर्घ्य तरंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगला वीडियो पड़े तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्रकाश वाला अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, पढ़ते रहिए।